नमस्कार दोस्तों, कहीं अनसुनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक लड़की की कहानी की उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़कियों को काम करके पैसा कमाते देख निशा के अंदर भी कुछ करने का जोश उभरा। सिर्फ जोश ही नहीं, निशा के अंदर ऐसा आत्मविश्वास भी था कि वह दूसरों से बेहतर कर सकती थी। निशा कुछ करने को इसलिए भी बेचैन थी क्योंकि नौकरी करने वाली लड़कियों के हाथों में दिखलाई पड़ने वाले आकर्षक व महंगे टच स्क्रीन मोबाइल फोन अक्सर उसके मन को ललचाते थे और उसकी ख्वाहिश थी कि वैसा ही मोबाइल फोन जल्दी उसके हाथ में भी हो। निशा के सपने केवल टच स्क्रीन मोबाइल फोन तक ही सीमित नहीं थे। टच स्क्रीन मोबाइल से आगे उसका सपना था फैशनेबल कीमती लिबास और चमचमाती स्कूटी। निशा की कल्पनाओं की उड़ान बहुत ऊंची थी, मगर उड़ने वाले पंख बहुत छोटे। अपने छोटे पंखों से बहुत ऊंची उड़ान भरने का सपना देखना ही निशा की सबसे बड़ी भूल थी। वह जिस उम्र में थी, उसमें अक्सर लड़कियां ऐसी भूल करती हैं। वास्तव में उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि सपनों की रंगीन दुनिया के पीछे की दुनिया कितनी बदसूरत व कठोर है। अपने सपनों की दुनिया को हासिल करने को निशा इतनी बेचैन और बेसब्र थी कि मम्मी और पापा के समझाने के बावजूद 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। वह बोली, नौकरी करने के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी हो सकती है। बहुत सारी लड़कियां आजकल ऐसा ही कर रही हैं। कमाई के साथ पढ़ाई करने से पढ़ाई बोझ नहीं लगती। जब हमें तुम्हारी पढ़ाई बोझ नहीं लगती तो तुमको नौकरी करने की क्या जल्दी है? मम्मी ने निशा से कहा। बात सिर्फ नौकरी की ही नहीं मम्मी, दूसरी लड़कियों को काम करते और कमाते हुए देख कई बार मुझको कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की दौड़ में मैं उनसे बहुत पीछे रह गई हूँ, निशा ने कहा। देख निशा, मैं तेरी माँ हूँ। तुमको समझाना और अच्छे बुरे की पहचान कराना मेरा फर्ज है। दूसरों को देखकर कुछ करने की बेसब्री अच्छी नहीं। देखने में सब कुछ जितना अच्छा नजर आता है, जरूरी नहीं असलियत में भी सब कुछ वैसा ही हो। इसलिए मेरी सलाह है कि नौकरी करने की जिद को छोड़कर तुम आगे की पढ़ाई करो। जमाना बदल गया है मम्मी, पढ़ाई में सालों बर्बाद करने से फायदा नहीं। बीए करने में मुझे जो 3 साल बर्बाद करने हैं, उससे अच्छा इन 3 सालों में कहीं जॉब करके मैं अपना कैरियर बनाऊं, निशा ने कहा। मम्मी के लाख समझाने के बाद भी निशा नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसके अंदर जबरदस्त जोश और आत्मविश्वास था। उसके पास ऊंची पढ़ाई के सर्टिफिकेट और डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन यह विश्वास अवश्य था कि अगर अवसर मिले तो वह बहुत कुछ करके दिखा सकती है। वैसे देखा जाए तो लड़कियों के लिए काम की कमी ही कहाँ। मॉल्स, मोबाइल और इंश्योरेंस कंपनियों, बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स और कॉस्मेटिक स्टोर आदि पर ज्यादातर लड़कियां ही तो काम करती नजर आती थीं। ऐसी जगहों पर काम करने के लिए ऊंची क्वालिफिकेशन से अधिक अच्छी शक्ल सूरत की जरूरत थी, जो कि निशा के पास थी। सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत कहना कम होगा, निशा तो एक खूबसूरत लड़की थी। उसमें वह जबरदस्त चुंबकीय खिंचाव था जो पुरुषों को विचलित करता है। कहने वाले इस चुंबकीय खिंचाव को सेक्स अपील भी कहते हैं। निशा उत्साह और जोश से भरी नौकरी की तलाश में निकली अवश्य, मगर जगह जगह भटकने के बाद मायूस हो वापस लौटी। नौकरी का मिलना इतना आसान नहीं जितना लगता था। निशा 3 दिन नौकरी की तलाश में घर से निकली, मगर उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। इस पर मम्मी ने उसको फिर से समझाने की कोशिश की। मैं फिर कहती हूँ, यह नौकरी वोकरी की जिद छोड़ और आगे की पढ़ाई कर। निशा अपनी मम्मी की कहा सुनने वाली थी। उस पर नौकरी का भूत सवार था। वैसे भी बढ़े हुए कदमों को वापस खींचना अब निशा को अपनी हार की तरह लगता था। वह किसी भी कीमत पर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। फिर एक दिन नौकरी की तलाश में निकली निशा घर आई तो उसके चेहरे पर अपनी कामयाबी की चमक थी। निशा को नौकरी मिल गई थी। नौकरी के मिलने की खुशखबरी निशा ने सबसे पहले अपनी मम्मी को सुनाई थी।
निशा को नौकरी मिलने की खबर से मम्मी उतनी खुश नजर नहीं आई जितना कि निशा उन्हें देखना चाहती थी। मम्मी शायद इसलिए एकदम से अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकी क्योंकि एक मां होने के नाते जवान बेटी की नौकरी को लेकर दूसरी तरह की कई चिंताएं थीं। इन चिंताओं को अपनी रंगीन कल्पनाओं में डूबी निशा नहीं समझ सकती थी। बेटी की नौकरी की खबर से खुश होने से पहले मम्मी कई बातों को लेकर अपनी तसल्ली कर लेना चाहती। किस जगह पर नौकरी मिली है तुमको? मम्मी ने पूछा। शहर के एक बहुत बड़े शेयर ब्रोकर के दफ्तर में। वहां पहले भी बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं। तनख्वाह कितनी होगी? शुरू में 20,000 रुपए, बाद में बढ़ जाएगी, इतराते हुए निशा ने कहा। नौकरी को लेकर मम्मी के ज्यादा सवाल पूछना निशा को अच्छा नहीं लग रहा था। तनख्वाह के बारे में सुन मम्मी का माथा जैसे ठनक गया। उनको सब कुछ असामान्य लग रहा था। बेटी की योग्यता को देखते हुए 20,000 रुपए तनख्वाह उनकी नजर में बहुत ज्यादा थी। एक मां होने के नाते उनको इसमें सब कुछ गलत ही गलत दिख रहा था। वे जानती थीं कि मात्र 7 से 8,000 रुपए की नौकरी पाने के लिए बहुत से पढ़े लिखे लोग इधर उधर धक्के खाते फिर रहे थे। ऐसे में अगर उनकी इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की को इतनी आसानी से 20,000 रुपए माहवार की नौकरी मिल रही थी तो इसमें कुछ ठीक नजर नहीं आता था। निशा की मम्मी ने दुनिया देखी थी, इसलिए उनको मालूम था कि अगर कोई किसी को उसकी काबिलियत और औकात से ज्यादा दे तो इसके पीछे कुछ मतलब होता है, और औरत जात के मामले में तो खासकर। लेकिन निशा की उम्र शायद अभी इस बात को समझने की नहीं थी। उजालों के पीछे की अंधेरी दुनिया के सच से वह अनजान थी। सोचने और विचार करने वाली बात यह थी कि मात्र दर्जा 10+2 तक पढ़ी हुई अनुभवहीन लड़की को शुरुआत में ही कोई इतनी मोटी तनख्वाह कैसे दे सकता था। मम्मी को हर बात में सब कुछ गलत और संदेहप्रद लग रहा था, इसलिए उन्होंने निशा को उस नौकरी के लिए साफ साफ मना किया। नहीं, मुझको तुम्हारी यह नौकरी पसंद नहीं, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। मम्मी की बात को सुन निशा जैसे हैरानी में पड़ गई और बोली, इसमें नापसंद वाली कौन सी बात है मम्मी? इतनी अच्छी सैलरी है। किसी प्राइवेट नौकरी में इतनी बड़ी सैलरी मिलना बहुत मुश्किल है। सैलरी इतनी बड़ी है, इस कारण ही तो मुझको यह नौकरी नापसंद है। मम्मी ने दो टूक लहजे में कहा। सैलरी इतनी बड़ी है इसलिए तुमको यह नौकरी पसंद नहीं? हाँ, क्योंकि मैं नहीं मानती सही माने में तुम इतनी बड़ी सैलरी पाने के काबिल हो। जो कोई भी तुमको इतनी सैलरी देने जा रहा है उसकी मंशा में जरूर कुछ खोट होगी। मम्मी ने अपने मन की बात निशा से कह दी। मम्मी की बात को निशा ने सुना तो गुस्से से उत्तेजित हो उठी। आप पुरानी पीढ़ी के लोगों को न जाने क्यों हर अच्छी चीज में कुछ गलत ही नजर आता है। वक्त बदल चुका है मम्मी, अब काबिलियत का पैमाना सर्टिफिकेटों का पुलिंग दा नहीं बल्कि इंसान की पर्सनैलिटी और काम करने की उसकी क्षमता है। मैं इस बात को नहीं मानती। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है मम्मी, मगर ऐसी बातों का ख्याल करके मैं इतनी अच्छी नौकरी को हाथ से जाने नहीं दे सकती। मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का मुझे हक है। निशा के तेवर बगावती थे। उसके बगावती तेवरों को देख मम्मी एकाएक जैसे ठिठक सी गईं। एक माँ होने के नाते तुमको समझाना मेरा फर्ज था, मगर लगता है तुम मेरी बात मानने के मूड में नहीं हो। अब इस मामले में तुम्हारे पापा ही तुमसे कोई बात करेंगे। मैं पापा को मना लूंगी, निशा ने लापरवाही से कहा। मम्मी के विरोध को दरकिनार करके निशा ने जैसा कहा वैसे करके भी दिखलाया और नौकरी पर जाने के लिए पापा को मना लिया। लेकिन मम्मी निशा से नाराज ही रहीं। मम्मी की नाराजगी की परवाह नहीं करके निशा नौकरी पर चली गई। एक नौकरी उसके कई सपनों को पूरा करने वाली थी, इसलिए वह रुकती तो कैसे रुकती। मगर उसको यह नहीं मालूम था कि कभी कभी अपने कुछ सपनों की अप्रत्याशित कीमत भी चुकानी पड़ती है। संजय शहर का एक नामी शेयर ब्रोकर था। पौष इलाके में स्थित उसका एयर कंडीशन्ड ऑफिस काफी शानदार था और उसमें कई लड़कियां काम करती थीं। शेयर ब्रोकर संजय की उम्र तकरीबन 40 वर्ष थी। उसका सारा रहन सहन और जीवन शैली एकदम शाही थी। ऐसा क्यों नहीं होता,
एक ब्रोकर के रूप में वह हर महीने लाखों की कमाई करता था। संजय के ऑफिस में एक नहीं, कई कंप्यूटर थे जिनके जरिए वह दुनिया भर के शेयर बाजारों के बारे में पल पल की खबर रखता था। संजय के ऑफिस में केवल लड़कियां ही काम करती दिखती थीं। पूरे मेकअप में एकदम अप टू डेट लड़कियां, खूबसूरत और जवान। किसी की भी उम्र 22 से 23 वर्ष से अधिक नहीं। ऑफिस में संजय ने अपने बैठने के लिए एक अलग केबिन बना रखा था। केबिन का दरवाजा काले शीशों वाला था। किसी भी लड़की को अपने केबिन में बुलाने के लिए वह इंटरकॉम का इस्तेमाल करता था। काफी ठाठ में रहने वाला संजय चैन स्मोकर भी था। सिगरेट लगभग हर समय उसकी उंगलियों में ही दबी रहती थी। नौकरी के पहले दिन सिगरेट का कश खींच संजय ने गहरी नजरों से निशा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, दिल लगाकर काम करना, इससे तरक्की जल्दी मिलेगी। यस सर, संजय की नजरों से खुद को थोड़ा असहज महसूस करती हुई निशा ने कहा। कल के मुकाबले में संजय की नजरें कुछ बदली सी लगी निशा को डोट, फिर उसे लगा कि यह उसका वहम भी हो सकता था। तनख्वाह के मुकाबले में ऑफिस में काम उतना ज्यादा नहीं था। उस पर सुविधाएं कई थीं। ऑफिस टाइम के बाद काम करना पड़े तो उसको ओवरटाइम मान उसके पैसे दिए जाते थे। किसी न किसी लड़की का हफ्ते में ओवरटाइम लग ही जाता था। निशा नई थी, इसलिए अभी उसे ओवरटाइम करने की नौबत नहीं आती थी। शायद इसलिए अभी उसे ओवरटाइम के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि अभी वह काम को पूरी तरह से समझी नहीं थी। उसके बॉस संजय ने भी अभी उसे किसी काम से अपने केबिन में नहीं बुलाया था। केबिन के दरवाजे के शीशे काले होने की वजह से यह पता नहीं चलता था कि केबिन में बुलाकर संजय किसी लड़की से क्या काम लेता था। कई बार तो कोई लड़की काफी देर तक संजय के केबिन में ही रहती। जब वह बाहर आती तो उसमें बहुत कुछ बदलाव सा नजर आता, किंतु निशा समझ नहीं पाती कि वह बदलाव किस किस्म का था। एक महीना बड़े मजे से, जैसे पंख लगाकर बीत गया। एक महीने के बाद तनख्वाह की 20,000 रुपए की रकम निशा के हाथ में थमाई गई तो कुछ पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं आया कि इतने सारे पैसे उसी के हैं। पहली तनख्वाह को लेकर घर की तरफ जाते निशा के पांव जैसे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। निशा की तनख्वाह के पैसों से घर का माहौल काफी बदल गया था। 20,000 रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं थी। एक प्राइवेट फर्म में मुनीम के रूप में 20 वर्ष की नौकरी के बाद भी उसके पापा की तनख्वाह इस रकम से कुछ कम ही थी। निशा की पहली तनख्वाह से उसकी नौकरी का विरोध करने वाले पापा के तेवर काफी नरम पड़ गए। मम्मी पहले की तरह ही नाराज और नाखुश थीं। निशा की तनख्वाह के पैसे देख उन्होंने बड़ी ठंडी प्रतिक्रिया दी, जैसी कि पहली तनख्वाह के मिलने पर निशा का एक टच स्क्रीन मोबाइल लेने की ख्वाहिश थी। उसने वह ख्वाहिश पूरी की। इसके बाद रोजमर्रा के खर्च के लिए कुछ पैसे अपने पास रख निशा ने बाकी बचे पैसे मम्मी को देने चाहे, मगर मम्मी ने उन्हें लेने से साफ इनकार करते हुए कहा, घर का सारा खर्च तुम्हारे पापा चलाते हैं, इसलिए ये पैसे उन्हीं को देना। लगता है तुम अभी भी खुश नहीं हो मम्मी, निशा ने कहा। एक माँ की अपनी जवान बेटी के लिए दूसरी कई चिंताएं होती हैं, वह पैसों को देख उन चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकती। मगर मेरी इन बातों का मतलब तुम अभी नहीं समझोगी। जब समझोगी तब तक बड़ी देर हो जाएगी। उस वक्त शायद मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। मम्मी की बातों को निशा ने सुना अवश्य, किंतु गंभीरता से नहीं लिया। पहली तनख्वाह के मिलने के बाद उत्साहित निशा के सपने जैसे आसमान को छूने लगे थे। सारी ख्वाहिशें भी मुट्ठी में बंद नजर आने लगी थीं। दूसरी तनख्वाह के पैसों से घर की हालत में साफ एक बदलाव आया। मम्मी पापा जिस पुराने पलंग पर सोते थे वह काफी जर्जर और कमजोर हो चुका था। पलंग मम्मी के दहेज में आया था और तब से लगातार इस्तेमाल हो रहा था। अब पलंग में जान नहीं रही थी। पापा लंबे समय से एक सिंगल बड़े साइज का बेड खरीदने की बात कह रहे थे, मगर पैसों की वजह से वे ऐसा कर नहीं सके थे। अब जब निशा की तनख्वाह के रूप में घर में एक्स्ट्रा आमदनी आई थी तो पापा ने नया बेड खरीदने में जरा भी देरी नहीं की थी।
नए बेड के साथ ही पापा उस पर बिछाने के लिए चादरों का एक जोड़ा भी खरीद लाए थे। नए बेड और उस पर बिछी नई चादर से पापा और मम्मी के सोने वाले कमरे का जैसे नक्शा ही बदल गया था। पापा खुश थे, किंतु मम्मी के चेहरे पर आशंकाओं के बादल थे। वे चाहती हुई भी हालात के साथ समझौता नहीं कर पा रही थीं। इधर निशा के सपनों का संसार और बड़ा हो रहा था। जो उसको मिल गया था वह उससे कहीं ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश पाल रही थी। अपनी ख्वाहिशों के बीच में निशा को कई बार ऐसा लगता था कि उसकी भावी तरक्की का रास्ता उसके बॉस के केबिन से होकर ही गुजरेगा। मगर ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों की तरह अभी बॉस ने उसे एक बार भी अकेले किसी काम से अपने केबिन में नहीं बुलाया था। हालांकि ऑफिस में काम करते हुए उसको 2 महीने से अधिक हो चुके थे। बॉस के द्वारा एक बार भी केबिन में न बुलाए जाने के कारण निशा के अंदर एक तरह की हीन भावना जन्म लेने लगी थी। वह सोचती थी दूसरी लड़कियों में ऐसा क्या था जो उसमें नहीं था। जब उक्त सवाल निशा के ज़हन में उठा तो उसने ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों पर गौर करना शुरू किया। गौर करने पर निशा ने महसूस किया कि ऑफिस में काम करने वाली और बॉस के केबिन में आने जाने वाली लड़कियां उससे कहीं अधिक बिंदास थीं। इतना ही नहीं, वे अपने रखरखाव और ड्रेस कोड में भी निशा से एकदम जुदा नजर आती थीं। ऑफिस की दूसरी लड़कियों को देखकर लगता था कि वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने मेकअप और कपड़ों पर ही खर्च कर डालती थीं और ब्यूटी पार्लरों में जाना उनके लिए रोज की बात थी। लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहन ऑफिस में आती थीं, वैसे कपड़े पहनने पर तो शायद मम्मी निशा को घर से बाहर भी नहीं निकलने देती। उन वस्त्रों में कटाव व उनकी पारदर्शिता में से जिस्म का एक बड़ा हिस्सा साफ नजर आता था। कई बार तो निशा को ऐसा भी लगता था कि बॉस के कहने पर ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां ऑफिस से बाहर भी क्लाइंट के पास जाती थीं। क्यों और किस मकसद से, यह अभी निशा को नहीं मालूम था। मगर तरक्की करने के लिए उसे खुद ही सब कुछ समझना था और उसके लिए खुद को तैयार भी करना था। वैसे बॉस के केबिन में कुछ वक्त बिताकर बाहर आने वाली लड़कियों के अधरों की बिखरी हुई लिपस्टिक को देख निशा की समझ में कुछ कुछ तो आने ही लगा था। निशा को उसकी औकात और काबिलियत से अधिक मिलने पर भी मम्मी की आशंका सच भी हो सकती थी, किंतु भौतिक सुखों की बढ़ती चाहत में निशा इसका सामना करने को तैयार थी। आगे बढ़ने की चाह में निशा की सोच भी बदल रही थी। उसको लगता था कि कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी कीमत चुकानी पड़े तो इसमें क्या बुराई है। शायद यही तो कामयाबी का शॉर्टकट था। बॉस के केबिन से बुलावा आने के इंतजार में निशा ने खुद को ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों के रंग में अपने को ढालने के लिए पहले ब्यूटी पार्लर का रुख किया और इसके बाद वैसे ही कपड़े खरीदे जैसे दूसरी लड़कियां पहनकर ऑफिस में आती थीं। पापा तो निशा के जाने से पहले ही काम पर निकल जाते थे, इसलिए नए खरीदे कपड़े पहनकर ऑफिस जाती निशा का सामना उनसे नहीं हुआ। मगर मम्मी तो उसे देख भड़क गईं, तू ये कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी? कुछ शर्मोहिया भी है कि नहीं? क्यों? इन कपड़ों में कौन सी बुराई है? निशा ने तपाक से पूछा। सारे जिस्म की नुमाइश हो रही है और तुमको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। उतारो इन्हें और ढंग के दूसरे कपड़े पहनो। निशा की नौकरी को लेकर पहले से ही नाखुश मम्मी ने कहा। मेरे पास इतना वक्त नहीं मम्मी की दोबारा कपड़े बदलूं। इस समय मैं काम पर जा रही हूं। शाम को इस बारे में बात करेंगे। मम्मी के विरोध की अनदेखी करते निशा घर से बाहर निकल आई। उस दिन घर से ऑफिस को जाते निशा को लगा कि उसको पहले से ज्यादा नजरें घूर रही हैं। ऐसा जरूर कपड़ों में से दिखाई पड़ने वाले उसके गोरे मांसल जिस्म की वजह से था। शर्म आने के बजाय निशा को इसमें गर्व महसूस हुआ। उधर अपने बदले रंगरूप की वजह से निशा को ऑफिस में भी खुद के प्रति सब कुछ बदलाव सा लगा। बिजलियां गिराती निशा के बदले रंगरूप को देख काम करने वाली दूसरी लड़कियों की आंखों में हैरानी के साथ साथ ईर्ष्या का भाव भी था। यह ईर्ष्या का भाव निशा को अच्छा लगा।
यह ईर्ष्या भाव इस बात का प्रमाण था कि वह उनके लिए चुनौती बनने वाली थी। निशा के अपना रंगरूप बदलते ही निशा के लिए ऑफिस में भी एकाएक सब कुछ बदलने लगा। अपने केबिन की तरफ जाते हुए संजय की नज़र निशा पर पड़ी और इसके बाद पहली बार उसको अकेले केबिन में आने का इंटरकॉम पर हुक्म भी तत्काल ही आ गया। केबिन में आने का ऑर्डर मिलते ही निशा के बदन में सनसनाहट सी फैल गई। उसको इसी घड़ी का तो इंतजार था। केबिन में जाने से पहले निशा ने गर्वीले भाव से एक बार दूसरी लड़कियों को देखा। वह अपनी हीन भावना से उबर आई थी। अकेले केबिन में एक लड़की होने के नाते उसके साथ क्या हो सकता था, उसकी कल्पना करके निशा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी। दूसरे शब्दों में, केबिन की तरफ जाते हुए संजय की नज़र निशा पर पड़ी और इसके बाद पहली बार उसको अकेले केबिन में आने का इंटरकॉम पर हुक्म भी तत्काल ही आ गया। केबिन में आने का ऑर्डर मिलते ही निशा के बदन में सनसनाहट सी फैल गई। उसको इसी घड़ी का तो इंतजार था। केबिन में जाने से पहले निशा ने गर्वीले भाव से एक बार दूसरी लड़कियों को देखा। वह अपनी हीन भावना से उबर आई थी। अकेले केबिन में एक लड़की होने के नाते उसके साथ क्या हो सकता था, उसकी कल्पना करके निशा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी। दूसरे शब्दों में, केबिन की तरफ जाते हुए निशा की सोच बॉस के सामने खुद को प्रस्तुत करने की थी। निशा को इस बात से भी कोई घबराहट नहीं थी कि अपने बॉस के केबिन में से बाहर आते समय उसके होठों की लिपस्टिक का रंग फीका पड़ सकता था। वह बिखरी हुई हालत में नजर आ सकती थी। निशा मान रही थी कि बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना हो तो उसके लिए किसी न किसी शक्ल में कोई कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। सुधीर का पत्र न जाने मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। हर बार एक सुखद सुकून का एहसास हो रहा था। फिर अपने वतन से आए पत्र की महक कुछ अलग ही होती है। भारत से दूर अमेरिका में बसे मुझे करीब 3 साल हो गए। पत्र पढ़ने के बाद मुझे 1 साल पहले की घटना याद आ गई जब मैं विवाह के बाद पहली बार भारत अपने पीहर गई थी। सप्ताह भर तो लोगों से मिलना जुलना ही चलता रहा। रिश्तेदार मुझसे मिलने आते पर मुझे सादे लिबास में देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते, अरे तुम तो पहले जैसी ही हो। तमाम रिश्तेदारों को आश्चर्य होता कि विदेश जाने के बाद भी मुझ में फर्क क्यों नहीं आया। मैं उनकी बातों पर हंस पड़ती, क्या विदेश जाने से अपनी सभ्यता को कोई भूल जाता है। जहां जन्म हुआ हो वहां के संस्कार तो कभी मिट ही नहीं सकते। अपनी मिट्टी की महक मेरे मन में इतनी अधिक समाई हुई थी कि अमेरिका में रहते हुए भी कभी भारत को पल भर भी न भुला पाई। जब मिल मुलाकातों का सिलसिला कुछ कम हुआ तो एक शाम मैं छत पर टहलने चली गई। हर घर को मैं बड़े गौर से देख रही थी, कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ था। तभी मैं सामने के घर से एक अपरिचित महिला को कपड़े उतारते हुए देखने लगी। इतने में माँ भी छत पर आ गईं। मैं उस महिला को देखती हुई उनसे पूछ बैठी, सुरेश जी के घर में मेहमान आए हैं क्या? अब तुम तो 2 साल बाद लौटी हो, तुम्हें इधर की क्या खबर? माँ कपड़े उतारती हुई बोली, सुरेश जी तो साल भर पहले ही यह मकान खाली कर चुके हैं। नए लोग आ बसे हैं। इनकी लड़की सुमन हर रोज शीबा के पास आती है। शीबा की अच्छी दोस्ती है। रोज शाम को दोनों मिलती हैं। कभी वह आ जाती है तो कभी शीबा उसके घर चली जाती है। फिर वे मेरी ओर देखकर बोली, अब नीचे चलो, मैं चाय बना देती हूँ। घर पहुंचकर उसने अपनी भाभी से मेरा परिचय कराया। उसका नाम लता था। वह भी सुंदर थी, साथ ही सलीकेदार व्यवहार के कारण कुछ ही क्षणों में मुझसे घुल मिल गई। मैं पूछना तो नहीं चाहती थी पर रहा न गया, इसीलिए उसकी भाभी से पूछ बैठी, मौसी जी कहाँ हैं? वे बाजार गई हुई हैं, लता मुस्कराती हुई बोली। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। लता एक झटके के साथ खुशी खुशी उठ खड़ी हुई। शायद वे आ गए इतना कहकर वह दरवाजा खोलने चली गई। रेखा, तुम अपना नाम सुनकर सामने देखा। सुधीर, तुम सामने सुधीर को देख हैरान हो गई।
ये मेरे भैया हैं, सुमन परिचय कराते हुए बोली। और सुधीर भैया, ये शीबा की बड़ी बहन है। तो तुम मेरी पड़ोसिन हो? सुधीर लता को ब्रीफकेस थमाते हुए बोला। मैं नहीं, तुम मेरे पड़ोसी हो, क्योंकि बाद में तुम आए हो। हम तो पहले से ही यहाँ रहते हैं। पर मैंने सुना था तुम्हारी शादी हो गई है और विदेश चली गई हो। सुधीर सोफे पर बैठता हुआ बोला। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अभी महीने भर से पीहर आईर हुई हूँ। पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम? भाई, हम तो सभी दोस्तों के बारे में खबर रखते हैं। स्वार्थी तो लड़कियां होती हैं, जहां अपना सुख देखती हैं वहीं चली जाती हैं, यहां तक कि माँ बाप को भी छोड़ देती हैं। अच्छा अच्छा, अब चुप हो। लड़कियों की अपनी मजबूरियां होती हैं। हाँ भाई, सारी मजबूरियां तो औरतों की ही होती हैं। बाप रे, आप लोगों ने तो लड़ना शुरू कर दिया। लता बोली। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सुधीर, धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। और लता, तुम भी गौर करो। मैं बोलने लगी। देखो, तुमने हमेशा अपनी माँ को सिर्फ माँ के रूप में ही देखा है, पर कभी तुमने यह भी सोचा है कि वे माँ होने के साथ साथ एक औरत भी हैं? कभी तो उन्हें इस नज़र से भी देखना चाहिए। एक औरत की कुछ भावनाएं होती हैं। उन्होंने माँ की जिम्मेदारी तो पूरी तरह निभा दी है। अब अगर वे एक औरत के रूप में जीना चाहती हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर उन्हें किसी मर्द की जरूरत थी तो पहले ही विवाह कर लेती। अब इस उम्र में यह सब करना क्या ठीक है? लता कुछ रुष्ट होते हुए बोली। अगर पहले विवाह कर लेती तो आज सुधीर की दशा कुछ और ही होती। लता, समझने की कोशिश करो। तुम भी एक औरत हो। मर्द हो या औरत, जवानी के दिन तो फिर भी निकल जाते हैं, पर प्रौढ़ावस्था में ही एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है। हो सकता है यही जरूरत उन दोनों को करीब लाई हो। जवानी तो संघर्षों के कारण बीत गई, पर अब जब सुधीर भी अपने पद पर स्थायी हो गया है, सुमन भी अपनी हमउम्र सहेलियों के साथ व्यस्त हो गई है, तो अकेलापन तो तुम्हारी माँ को ही महसूस होता होगा। तुम बेकार की बातें कर रही हो, सुधीर बोला। दुनिया क्या कहेगी कि जवान बेटी घर पर बैठी है और माँ की शादी हो रही है। कभी तो समाज का भय छोड़कर अपने प्रियजनों के हित के बारे में सोचने की आदत डालो। समाज का क्या है, वह तो राई का पहाड़ बना देता है। शादी हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कहेगा तो थोड़े दिन बोलेगा, फिर अपने आप ही सब चुप हो जाएंगे। शादी के समय किंशुक उससे 8 साल बड़ा था। एक बीमार विधवा माँ थी उसकी, जिनकी तीमारदारी के चलते इकलौते बेटे ने अब तक शादी नहीं की थी। लंबी, छरहरी, गोरी व मृदुभाषिणी 48 साल की तियाशा इस फ्लैट में अब अकेली रहती है, मतलब रह गई है। आई तो थी सपनों के गुलदान में प्यार भरी गृहस्थी का भविष्य सजाकर, लेकिन एक रात गुलदान टूट गया, सो फूल तूफानी झेंकों में उड़ गए। तियाशा के पिता ने 2 शादियां की थीं। बड़ी माँ के गुजरने के बाद उसकी माँ से ब्याह रचाया था उसके पिता ने। उसकी माँ ने उसके सौतेले बड़े भैया को भी उसी प्यार से पाला था जैसे उसे। लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद भाभी की तो जैसे कुदृष्टि ही पड़ गई थी उस पर। अच्छी भली प्राइवेट कॉलेज में वह लेक्चरर थी, मगर उसकी 32 की उम्र का रोना रो रो कर उसे चुनाव का मौका दिए बगैर उसकी शादी जैसे तैसे कर दी गई। शादी के समय किंशुक उससे 8 साल बड़ा था। एक बीमार विधवा माँ थी उसकी, जिनकी तीमारदारी के चलते इकलौते बेटे ने अब तक शादी नहीं की थी। मगर जाने क्या हुआ, सास के गुजरने के 2 साल के अंदर ही किंशुक को हार्ट की बीमारी का पता चला। फिर तो जैसे शादी के 5 साल यूं पलक झपकते गुजर गए कि कभी किंशुक का होना सपना सा हो गया। 7 बजने को थे। ऑफिस जाने की तैयारी में लग गई। आसमानी चिकनकारी कुर्ती और नीली स्ट्रेचेबल डेनिम जीन्स में कहना न होगा बहुत स्मार्ट लग रही थी। किंशुक उसका स्मार्ट फैशनेबल लुक हमेशा पसंद करता था। ऑफिस पहुंचकर थोड़ी देर पंखे के नीचे सुस्ताकर वह अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करती।
कोशिश ही कर सकती है, क्योंकि घोषाल बाबू, मल्लिक, यहाँ तक कि अंजलि और सुगंधा भी उसे काम में मन लगाने का मौका दे तब तो। शादी के इन 7 सालों में जैसे वह किंशुक नाम के खूंटे से टंग कर रह गई थी। ऑफिस आई तो उसके बॉस को बुलावा था। तियाशा कैबिन में गई। बॉस अनिमेश, उम्र 45 के आसपास, चेहरे पर घनी काली दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, रंग गोरा, हाइट ऊंची। तियाशा ने उन्हें इतने ध्यान से देखा नहीं था कभी। बॉस ने अपने जन्मदिन पर उसे घर बुलाया था, छोटी सी पार्टी थी। ऑफिस से निकलकर उसने एक बुके खरीदा और घर आ गई। किंशुक के जाने के बाद अब तक जैसे तैसे जिंदगी काट रही थी वह। ऐसे भी समाज में कहीं किसी शुभ कार्य में साल भर जाना नहीं होता है। कहते हैं मृत्यु जैसे शाश्वत सत्य के कारण लोगों के मंगल कार्य में बांधा पड़ती है। और बाद के दिनों में विधवा है, अस्पृश्य वैधव्य की शिकार, अमंगल की छाया है उसके माथे पर। पारंपरिक भारतीय समाज डरता है ऐसी स्त्री से कि क्या पता संगति से उनके घर भी अनहोनी हो जाए। उस पर दुखड़ा रो कर भीड़ जुटाने वाली स्त्री न हो और लोगों को सलाह देने, दया दिखाने का मौका न मिले तो वह तो और भी बहिष्कृत हो जाती है। पड़ोस में कई शुभ समारोह तो हुए, लेकिन तियाशा बुलाई न गई। अकेलापन उसका न चाहते हुए भी साथी हो गया है। शादी से पहले तियाशा स्वावलंबी थी। एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर थी। तब की बात कुछ अलग थी, मगर शादी के इन 7 सालों में जैसे वह किंशुक नाम के खूंटे से टंग कर रह गई थी। बाहर जाने के नाम पर किंशुक ने ही तो तनाव भरा था उसमें। हमेशा कहता कि अब तुम कहाँ जाओगी, मैं ही जाता हूँ। आखिरी दिनों के दर्द भरे एहसासों के बीच भी कहता कि दवा खत्म हो गई है, थोड़ी देर में मैं ही जाता हूँ। काश किंशुक समझ पाता कि इस तरह उसे आगे अकेले कितनी परेशानी होगी। दुविधा, भय और लोगों से मेलजोल में अपराध भावना हावी हो जाएगी उसकी चेतना पर। अब देखो कितनी दूभर हो गई है। रोजमर्रा की जिंदगी उसकी न तो खुलकर किसी से दिल का हाल कह पाती है और न ही अनाप शनाप सवालों के तीखे जवाब दे पाती है। 2 साल के अंदर खुद की कमाई से मेरा कर्ज लौटा दिया और मुझे बड़ा भाई सा मान देकर मेरे प्रति कृतज्ञता जताई उस रात। करने पर भी अनिमेश तियाशा को उसके फ्लैट में छोड़ गए। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। सुबह के 8 भी न बजे थे कि दरवाजे पर नितिन को देखकर चौंक गई। जो बीता सो बीत गया कहकर वह चैप्टर बंद करना चाहती थी। नितिन को सामने पाकर दुविधा में पड़ गई। न चाहते हुए भी उसे बैठने को कहना पड़ा। तियाशा भी बैठ गई और सीधे पूछ लिया, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? सुना लोग बातें बना रहे हैं, सुना तो सही है, मैं आता भी नहीं, लेकिन एक काम है। कहो। प्लीज तुम पारुल और उसकी माँ से कह दो कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। तुमने ही खुद जोर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं। अरे यह क्या? क्या साधारण सी दोस्ती को तुम भी इतना कुरूप बनाओगे? और पारुल कौन है? कभी तुमने मुझे बताया नहीं। पारुल मेरी मंगेतर है। 2 महीने बाद हमारी शादी है, इसलिए नहीं बताया था। सोचा था तुम बुरा मान जाओगी। अरे बुरा क्यों मानती? क्या तुम भी वही समझते हो जो लोग बता रहे हैं और अब बता रहे हो क्योंकि पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है? तुम ही बताओ नितिन, क्या मैंने तुम्हें मेरे साथ उठने बैठने की जबरदस्ती की है? फिर उन्हें ऐसा क्यों कहूं? मेरा तुझसे अन्य कोई संबंध भी नहीं सिवा एक सामान्य सी दोस्ती के। तुम लोगों के सामने यह तो साबित नहीं करो कि हम दोनों के बीच कोई अनुचित संबंध है। इसमें मैंने तुम्हें विक्टिम बनाया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। नाम, पैसा, शोहरत होने के बावजूद स्नेहन को क्यों लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है और दुनिया मतलबी? अवसाद में आकर उसने अपनी जिंदगी ही खत्म करने की सोच ली और आत्महत्या करने समुद्र तट पर जा पहुंचा। लेकिन तभी जहां तक मेरी आंखें देख सकती थीं,
समुद्र फैला हुआ था। पानी का रंग कभी नीला कभी हरा दिख रहा था और इस अलग रंग के मिश्रण को देखकर मुझे अजीब सा लगा। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था। उससे निकल रही लाल, पीली, नारंगी किरणें सागर की लहरों पर पड़कर दिल को लुभा रही थी। दूर दो पहाड़ियां, समुद्र के बीच मूर्ति की तरह खड़ा जहाज। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उसका नाम गो ग्रेटन है। बैंकॉक के आसपास के कई द्वीप प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हुए हैं जो कई विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और गो ग्रेटन भी उनमें से एक है। बैंकॉक से ट्रंप के लिए 1 घंटे की उड़ान के बाद वहां से 1 घंटे की ड्राइव पर आप बोटयार्ड पहुंच जाएंगे। वहां से समुद्र के पार एक नाव की सवारी गो ग्रेटन तक आपको पहुंचा जाएगी। मैं उस जगह के समुद्र के तट पर खड़ा हूं। थाईलैंड के पूरे रास्ते में सबसे खूबसूरत हरियाली देखने को मिली। यह जगह लगभग जंगल है, लेकिन अच्छी आधुनिक सुविधाओं वाले रिजॉर्ट हैं। ऐसी जगह मैं अकेला आकर रहा हूं। ठीक है, जगह के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब मेरे बारे में बताए बिना कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? मैं नहीं, मेरा नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम स्नेहन है। मैं एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूं। मेरा काम चेन्नई, भारत में है। मैं 50 साल का हूं। मेरी जिंदगी के दो पहलू हैं। एक है मेरी पैदाशी से 50 साल तक की मेरी जिंदगी। मैं अपने बचपन से लेकर अपनी 50वीं उम्र तक सफलता के शिखर तक बिना किसी रुकावट ही पहुंच गया। यह चमत्कार देखकर मैं भी अक्सर सोचता था शायद मेरा जन्म बहुत ही उचित समय में हुआ था। अपने व्यवसाय में मेरी सफलता ने नई ऊंचाइयों को छुआ। मेरी ताबड़तोड़ सफलता को देखकर सब लोग समझते थे कि मेरे पास एक सुनहरा स्पर्श है। मैं सीना चौड़ाकर गर्व के साथ कह सकता था कि मैं एक सफल इंसान हूं। मैं अपने कमरे में पहुंचा और अपना सामान चेक किया। चंद महंगे कपड़े, पैसे, बस इतना ही। शाम ढलते ही अंधेरा घिरने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक समुद्र में बैठा रहा और लहरों को लगातार तट से टकराते देखता रहा। आधी रात होनी चाहिए। मैं उस समय का इंतजार करके बैठा रहा। बहुत हो गया। यह जीवन, मैंने अपने आप से कहा और कुदरत से क्षमायाचना करते हुए चलने लगा। समुद्र की गहराई उन जगहों पर ज्यादा नहीं होती जहां पैर सामने रखे जाते थे। मैं सागर की ओर चलने लगा। लहरें दौड़ती हुई मेरे पास आकर मुझे छूने लगीं और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे भीतर आने का निमंत्रण दे रही हों। पैरों में सीप और पत्थर चुभ गए। छोटी छोटी मछलियों को मैं महसूस कर सकता था। आगे आगे मैं चहलकदमी करने लगी और गर्दन तक पानी आ गया। कुछ पुरानी यादें मुझे उस वक्त घेरने लगीं और मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। मगर मैं नहीं रुका, मैं चलता रहा। खारा पानी मुंह में घुस गया, आंखों में पानी आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे किसी अवर्णनीय गहराई तक खींच रहा हो। लहरों की गति अधिक है, एक खींच, एक टक्कर, एक लात। लहरें पानी में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लगीं जैसे फुटबॉल खिलाड़ी गेंद को लात मार रहे हों। मेरी स्मृति धूमिल हो रही थी। छाती, नाक, आंखें, कानों, मुंह में खारा पानी भरकर मुझे नीचे और नीचे धकेल रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मजबूत हाथ मुझे गहराई से ऊपर खींच रहा हो। मेरी याददाश्त रुक गई। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो जेनिफर बोलने लगी, आपकी कहानी बेहद दुखी है। व्यवसाय में सफलता और असफलता सामान्य है, यह बारी बारी से होता है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी इस तरह का उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है। आज की पेशेवर हार आपके लिए एक झटका सा ही लगेगा जो लगातार जीत ही देखते रहे। लेकिन समझदारी इस बात में है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए और सफल होने की कोशिश की जाए। यदि आप अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में सोचते हैं
तो कृपया मेरी राय को क्षमा करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके देश में आप परिवार के नाम पर एक दूसरे पर ज्यादा हक जताना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा नशे का आदी क्यों बना है? आपकी बेटी ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी क्यों की? आपकी पत्नी अब अवसाद में क्यों है? क्या आपने कभी उनके पास बैठकर इन सभी विषयों के बारे में बातें करने की कोशिश की? उसने सीधा मुझसे सवाल पूछा। मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने उन्हें जीवन के लिए आवश्यक सभी सुख सुविधाएं दी। इससे ज्यादा और क्या करना है मुझे? सुख सुविधाएं देने से आपका काम पूरा हो जाता। अगर यह आपकी सोच है तो यह सरासर गलत है। मुझे लगता है कि आप उन तीनों व्यक्तियों को जिन्हें अपना परिवार मानते हैं, उनमें से किसी को भी आपने समझा ही नहीं।